नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेठी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान की, राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को लेकर हुए बड़े बदलाव की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद पर बड़े फैसले की, मणिपुर को लेकर पीएम के दावों की खुलती पोल की, एमपी में कांग्रेस के वार से धराशायी हुई बीजेपी की, साथ ही बात करेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे अयोध्या में बनने वाली शानदार मस्जिद की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेष अधिकार समिति की बैठक खत्म, 30 अगस्त को होगी अगली बैठक। विपक्षी दलों के सांसदों ने निलंबन रद्द करने की मांग। बिहार सरकार का जाति आधारित सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जाति आधारित जनगणना के प्रकाशन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अपील पर बोले तेजस्वी यादव, कहा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा, हमें इसकी चिंता नहीं। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 202 अंकों की गिरावट के साथ 64,949 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 55 अंकों की गिरावट के साथ 19,310 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके साथ ही एक सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो वायनाड से ही लड़ेंगे या यूपी लौटेंगे। राहुल के साथ प्रियंका को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और अब कांग्रेस ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी इस बार अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव अमेठी की जनता की मांग पर लड़ेंगे। 2019 में राहुल गांधी कांटे की टक्कर में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और राहुल गांधी के चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा दावा किया है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन। राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। तो फिर पीएम मोदी मुश्किल में फंस जाएंगे। पीएम मोदी को दूसरी सीट भी चुननी पड़ सकती है। वैसे बीजेपी की ओर से इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि पीएम इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनावों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की पूरी घेराबंदी की तैयारी कर ली है और निशाने पर पीएम मोदी भी आ चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और जो डराकर अपने साथ ले जाने का माहौल चल रहा है, उसे लेकर जनता में गुस्सा है। 2024 को लेकर राहुल और प्रियंका फिर चर्चा में हैं। चर्चा में तो राहुल गांधी का लद्दाख दौरा भी है। राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे। उनका दौरा 2 दिनों का बताया जा रहा था, लेकिन अब राहुल के प्लान में बदलाव किया गया है। राहुल गांधी अब 25 अगस्त तक लेह लद्दाख रहेंगे, जहां वो स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के अलावा कारगिल का दौरा भी करेंगे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का लेह लद्दाख दौरा बढ़कर अब 25 अगस्त तक हो गया है। आज राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल 20 अगस्त को पैंगोंग झील पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित किए जाने के बाद से राहुल की ये पहली लद्दाख यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। साथ ही राहुल गांधी का बाइक ट्रिप का भी कार्यक्रम है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी लेह में एक फुटबॉल मैच भी देखेंगे। राहुल अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। वो 25 अगस्त को 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 10 सितंबर को होने वाले कारगिल परिषद चुनावों के लिए बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है। राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे और लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। गौरतलब है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लेह नहीं जा सके थे। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान कहा था कि वो जल्द ही लेह का दौरा करेंगे। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों ने देश का सियासी पारा चढ़ा रखा है। देश
देश की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस हर रोज अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर रही है। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार राज्यों के दौरे पर है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और चुनावों को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। राहुल गांधी लद्दाख से ही जम्मू कश्मीर को भी साधने की रणनीति बना रहे हैं। इधर उमर खालिद को लेकर बीजेपी की रणनीति फेल होती नजर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद को लेकर सुनवाई हुई, तो क्या है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2020 में दिल्ली में हुए टकराव के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था और तभी से खालिद जेल में बंद हैं। उन पर दो समुदायों के बीच टकराव की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया गया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस बोस ने खालिद के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि मामले की सुनवाई गैर विविध दिन पर करनी होगी। सिब्बल ने जस्टिस बोस के सुझाव पर सहमति जताई, जिसके बाद मामला 2 हफ्तों बाद पोस्ट किया गया है और गैर विधिक दिन पर सुप्रीम कोर्ट नई याचिकाओं पर सुनवाई करता है। इस दिन नियमित याचिकाओं को नहीं सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को गैर विविध दिन होते हैं। पिछले हफ्ते भी जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खालिद की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने खुद को मामले से अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली मामले में सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली मामले से जुड़े एक अन्य केस में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलिस से प्रमाचला ने कहा कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई और आरोप पत्र पूर्व निर्धारित, यांत्रिक और गलत तरीके से दायर किए गए। इसके बाद की कार्रवाई प्रारंभिक गलत कार्य पर केवल लिपापोती करने के लिए की गई। इसके साथ ही कोर्ट ने अकील अहमद उर्फ पापड़, रहीश खान और इरशाद को इस मामले से बरी कर दिया। उमर खालिद को बड़ी राहत मिलती दिख रही है, वहीं मणिपुर के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मणिपुर टकराव की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए 53 अफसरों की टीम बनाई गई है, जिसमें 29 महिला अफसरों को शामिल किया गया है। लेकिन उसके बावजूद राज्य में संघर्ष का दौर थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी सरकार राज्य के हालात संभालने में फिर नाकाम साबित हो रही है। देखते हैं ये खबर। मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में आज सुबह एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सुबह करीब 5:30 बजे उखरूल जिले के एक गांव को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा था कि मणिपुर में हालात संभल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। आज तड़के लिटन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थवई कुकी गाँव में संदिग्ध मैतेई सशस्त्र हमलावरों और कुकी स्वयं सेवकों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। 3 मई से मणिपुर में जातीय टकराव चल रहा है, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच आज सीपीएम के नेताओं का एक दल मणिपुर रवाना हुआ है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की अध्यक्षता में 4 नेताओं का ये दल 18 अगस्त से 20 अगस्त तक राज्य के दौरे पर रहेगा। मणिपुर दौरे पर जाते वक्त मीडिया से बात करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि हम मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मणिपुर जा रहे हैं और उन्हें बताएंगे कि इंडिया उनके साथ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। राज्य में शांति बहाली के लिए जो हो सकता है हम वो करेंगे। राज्य के हालात काफी खतरनाक हैं और देश की एकता के लिए इसे नियंत्रित करना जरूरी है। मणिपुर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चुनौती तो कांग्रेस भी बीजेपी के सामने पेश कर रही है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस हर दांव आजमा रही है। अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज को लेकर ऐसा पोस्टर जारी किया है, जिससे बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। तो क्या है इस पोस्टर में खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए नए नए तरीकों से निशाना बना रही है। अब यूथ कांग्रेस ने नया पोस्टर मामोटो जारी किया है। इसमें सीएम शिवराज की तस्वीर है, साथ ही नीचे लिखा है, आज ही 50% कमीशन लाएं, घोटालों की फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही एक दूसरे पोस्टर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को शेफ दिखाया गया है, जिसमें सीएम शिवराज टेंडर, कमीशन, घोटालों की स्पेशल खिचड़ी पकाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट झूठ, छल कपट, धोखा, प्रपंच और षड्यंत्र कर पोस्टर डाल सीएम शिवराज की छवि धूमिल कर रहा है। जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी पर 20 लाख करोड़ के घोटाले घपलों के आरोप हैं, जो भ्रष्टाचार के पक्ष में धरना देते हो, वही आज झूठ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पोस्टर सामने आ चुके हैं, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के करप्शन नाथ के पोस्टर लगे थे। इसके बाद शिवराज के खिलाफ घोटाला राज के पोस्टर लगे थे। कांग्रेस ने बीजेपी पर पोस्टर लगाने के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने पोस्टर लगाने की बात से इनकार कर इसे कांग्रेस का अंतर्कलह बताया था, लेकिन चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा किया। इसे लेकर उन्होंने एक आरोप पत्र भी जारी किया। इस आरोप पत्र में कमलनाथ ने बीजेपी के कई घोटालों का खुलासा किया है, यानी कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर ही राज्य में बीजेपी की घेराबंदी कर रही है, जिससे बीजेपी नेताओं की बौखलाहट भी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जीत का रास्ता पक्का कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पक्का कर दिया है कि नफरती भाषणों को एक नजर से ही देखा जाएगा। समाज में बढ़ती नफरत को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नफरती भाषण देने वाले लोगों को सजा भी सख्त दी जाएगी। देश में बढ़ती नफरत और नफरती बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाल ही में हुए सांप्रदायिक टकराव के बाद हरियाणा में कुछ स्थानों पर मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, हेट स्पीच कानून अपराधी की पहचान की परवाह किए बिना लागू होगा। हम बहुत स्पष्ट हैं, चाहे वो एक पक्ष हो या दूसरा पक्ष, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी किसी भी चीज में शामिल होता है जिसे हम नफरती भाषण के रूप में जानते हैं, तो उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। हमारे पास कुछ पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इस महीने की शुरुआत में हरियाणा में कुछ स्थानों पर टकराव देखा गया, जो दिल्ली के करीब तक पहुंच गया था। इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विरोध मार्च की घोषणा की। इस डर से कि इन रैलियों से बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि नफरती भाषण देने वालों पर एक जैसी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस जरूरी खबर के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अन अकादमी के टीचर को सिर्फ ये कहना कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देना अपनी नौकरी से हाथ देने का सबब बन गया। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में पढ़ा लिखा कहना भी एक असंसदीय शब्द हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की। अयोध्या की पहचान भले ही अब बाबरी मस्जिद से ना हो, अयोध्या के सेंटर में भले ही राम मंदिर आ गया हो, लेकिन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से करीब 22 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद का निर्माण होना है। इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, मस्जिद का नक्शा पास हो चुका है। तो क्या है इस मस्जिद का अयोध्या से कनेक्शन, देखते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या के बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सरकार को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। यूपी सरकार ने राम मंदिर से 22 किलोमीटर दूर सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मस्जिद निर्माण के लिए गठित IICF यहां मस्जिद का निर्माण शुरू करवाना चाहता है। IICF ने 5 एकड़ आर्किटेक्ट प्लान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी बनना है। मस्जिद ट्रस्ट ने 2 साल पहले ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट डिजाइन अप्रूवल के लिए जमा करा दिया था, जो प्राधिकरण ने पास कर दिया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन ने बताया कि मस्जिद के भूखंड की टेस्टिंग हो चुकी है। यहां की जमीन मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त पाई गई है। 26 जनवरी 2021 को इसकी आधारशिला रखने का कार्यक्रम भी संपन्न हो चुका है। अब नक्शा अप्रूव होने के बाद निर्माण शुरू करना है, जिसके शुरुआती खर्च को उठाने के लिए मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों ने आश्वासन दिया है। रामनगरी अयोध्या के धन्यपुर मस्जिद का नक्शा विकास प्राधिकरण से अप्रूव कराने में करीब 80 लाख रुपए का विकास और अन्य शुल्क का खर्चा आएगा। मस्जिद ट्रस्ट IICF के चेयरमैन और दूसरे पदाधिकारी इस राशि की व्यवस्था करने में जुटे हैं। यानी अब मस्जिद के निर्माण का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।